Good morning, Jigisha. Good morning, Madhur. Good morning, Swati. Good morning, Anshu. Good morning, Ankush. Good morning, Aditya. Yes, very good morning, Shivaju. Very good morning, Jatin. तो आप सभी लोग लास्ट क्लास में थे और लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उसी चीज को हम आगे ले जाते हैं। तो 1 मिनट और रुकते हैं, सभी लोग आ जाए। पिछली क्लास का याद है सबको? ध्यान है आप लोगों ने क्या क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तक किया था। ये ध्यान हो, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तक किया था। तो अब मैं उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देना चाह रहा हूँ। जब तक सभी लोग आ रहे हैं आप क्वेश्चन स्टार्ट करें, ठीक है? मैं कुछ क्वेश्चंस वेव नेचर ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर दे रहा हूँ। लेट अस स्टार्ट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए। ओके, गुड मॉर्निंग माधव। हाँ आराध्या, केमिस्ट्री के लिए बहुत सारा फिजिक्स लगता है। केमिस्ट्री अपने आप में भी एक अलग ही है, पर ये जो चैप्टर है पर्टिकुलरली एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी थोड़ा सा फिजिक्स लगता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए ये रहा। अच्छा, कोई दिक्कत हो आप तुरंत पूछेगा, ठीक है? ओके अंशु, अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, देखो क्वेश्चन 1 ये है कि आप लोगों ने अभी 1 मिनट, क्वेश्चन 1 के पहले मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ। 1 मिनट बिफोर क्वेश्चन 1, वन मोर थिंग। 1 मिनट, सभी लोग आ गए हैं? एक चीज और बता रहा हूँ जिसको आप नोट कर लेना, ठीक है? ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के लिए, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ क्या होता है? इसे ध्यान से देखिए। सबसे पहले आती है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है रेडियो वेव। किसकी होती है? रेडियो वेव। सबसे ज्यादा किसकी होती है? रेडियो वेव। रेडियो वेव के बाद होता है माइक्रोवेव। आफ्टर रेडियो वेव इट्स माइक्रोवेव। आफ्टर माइक्रोवेव इट्स इंफ्रारेड। इंफ्रारेड, 1 मिनट। यस, सबसे पहले रेडियो, फिर माइक्रो। इन दोनों को पहले याद रखो, रेडियो और माइक्रो। रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, फिर विजिबल। विजिबल के बाद आती है यूवी, मतलब अल्ट्रा वायलेट, ठीक है? क्या आती है? अल्ट्रा वायलेट, ठीक है? अल्ट्रा वायलेट के बाद, एक सेकंड रुकना बेटा, एक सेकंड, जस्ट 1 सेकंड। अल्ट्रा वायलेट के, अल्ट्रा वायलेट मतलब, हाँ, अल्ट्रा वायलेट विजिबल के बाद आती है। इसके बाद गामा रेडिएशंस, और लास्ट में आती है कॉस्मिक रे। क्या आती है? कॉस्मिक रे। क्लियर है? तो क्या क्या हो गया, इसको याद करें। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, गामा रेडिएशंस एंड कॉस्मिक रे। फिर से हम देखते हैं कौन कौन सा हो गया। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, विजिबल, सॉरी इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, गामा रे और कॉस्मिक रे, ठीक है? अब आपको इसको ध्यान रखना। 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, एक्सरे भी है, एक्सरे पे आता हूँ मैं। 1 मिनट को करेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? 1 सेकंड, इसको मैं करेक्ट कर रहा हूँ। शुरुआत से लिख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ, ये लिखा हुआ, ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वेवलेंथ का ऑर्डर क्या है? ध्यान से सुनिए, मैं फिर से लिख देता हूँ, उसमें एक्सरे रह गया था, फिर से लिख देते हैं। रेडियो वेव, सबसे पहले रेडियो वेव, रेडियो वेव के बाद माइक्रोवेव, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव के बाद इंफ्रारेड,
इंफ्रारेड के बाद विजिबल, विजिबल के बाद अल्ट्रावायलेट। तो पहले इन दोनों को याद कर लो, रेडियो वेव माइक्रोवेव। रेडियो वेव माइक्रोवेव के बाद क्या है? इंफ्रारेड विजिबल यूवी, इंफ्रारेड विजिबल और यूवी। इसके बाद गामा रे, सॉरी गामा रे नहीं, सॉरी, इसके बाद वाली चीजें हम भूल गए थे लिखना। इसके बाद आता है, इसको याद रखना, एक्स रे, एक्स रे, फिर गामा रे और फिर कॉस्मिक रे। कॉस्मिक रे सबसे कम वेवलेंथ की होती है, वेवलेंथ का ऑर्डर है, इतनी कम वेवलेंथ की होती है कि इसका पेनिट्रेटिंग पावर बहुत हाई होता है, और यदि ये हमारी बॉडी में घुस जाए तो ये बॉडी के सारे सेल्स नष्ट कर सकती है, जान ले सकती है इंसान की। गामा रे और कॉस्मिक रे बहुत खतरनाक होती है, जबकि रेडियो वेव और माइक्रोवेव इतनी खतरनाक नहीं होती। तो क्या ऑर्डर हुआ, जल्दी से याद करिए? रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, कॉस्मिक रे। फिर से देखते हैं, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे और कॉस्मिक रे। एक बात याद रखना, विजिबल की रेंज होती है वेवलेंथ की 450 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर, ये इसकी रेंज होती है। अब आप जानते हैं विजिबल में कौन सा आता है? विबग्योर। तो वायलेट की, वायलेट सबसे कम और रेड सबसे ज्यादा। विबग्योर जानते हैं? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है। अच्छा, यदि आपसे कोई इसमें फ्रीक्वेंसी की पूछे तो फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर उल्टा हो जाता है। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी होगी? कॉस्मिक रे। और सबसे कम किसकी होगी? रेडियो वेव। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसीलिए एक मिनट, डू एक्सरे कॉजेज एनी स्लाइट डैमेज टू आवर सेल्स? इट डिपेंड्स। एक्सरे में भी टाइप होता है, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाएंगे, हार्ड एक्सरे, सॉफ्ट एक्सरे। हाँ, वैसे तो बहुत ज्यादा डैमेज नहीं करता, थोड़ा बहुत चांस रहता है, ज्यादा नहीं रहता। ठीक है, ठीक है, अर्घ्या, ओके। तो इसके बाद आप अभी याद करिए, सबसे पहले रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, कॉस्मिक रे। फिर से रेडियो में माइक्रोवेव एक साथ याद कर लिया, फिर इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, फिर एक्सरे, गामा रे, कॉस्मिक रे। जल्दी से नोट करिए इसको, फटाफट से नोट करिए, नोट इट फास्ट। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, डन 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 डन। चलिए, तो अब अपन क्वेश्चंस करेंगे फटाफट से। तो क्वेश्चंस पे आते हैं। आप लोग अपने कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, अपने कॉपी और पेन हाथ में होना चाहिए आपके। अब आपको क्वेश्चन करना है। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। पहला क्वेश्चन है कि वेवलेंथ रेंज जो होती है, वेवलेंथ रेंज फॉर विजिबल स्पेक्ट्रम is 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। ये वायलेट के लिए, ये रेड के लिए। देन फाइंड फ्रीक्वेंसी रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज फाइंड करें। करिए स्टार्ट, जल्दी से सॉल्व करना स्टार्ट करें। एवरीवन स्टार्ट सॉल्विंग। नो जिगिशा, नो नो नो, रॉन्ग आंसर। जतिन, आप कह रहे वॉज एब्सेंट टिल नाउ, हाउ आई कैन सॉल्व दिस? आप वेट करें बेटा जतिन, आपको पुराने वीडियोस मिल जाएंगे, उनको पहले देखें, पहले पुराने वीडियोस देखें। अभी आप सिर्फ इस क्लास को अटेंड करें, इस क्लास में मैं सिखाऊंगा कैसे सॉल्व करें, ठीक है? yesterday I didn't attend the lecture, yesterday there was no lecture, day before yesterday there was lecture। और यदि आपने नहीं अटेंड किया तो पहले उस लेक्चर को देखो, उस लेक्चर को देख के ही पता चलेगा, मैं कैसे बताऊं नहीं। ठीक है दीपेश, पूरा लेक्चर रिपीट करूंगा तो बाकी लोगों का टाइम वेस्ट होगा, आपको ऑलरेडी मिल जाएगा लेक्चर। जो भी लास्ट क्लास में एब्सेंट था वो व्यक्ति पिछला लेक्चर देख ले, क्योंकि यदि पिछले क्लास का पढ़ाने लग जाएंगे तो फिर अभी का कब पढ़ाएंगे।
ठीक है, बिल्कुल सही जवाब सुमन, अर्घ्या। यस 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 आदित्य, करेक्ट। करेक्ट। एच सी बाय लैम्डा नहीं होगा, सी बाय लैम्डा होगा। सबसे पहले न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा हम जानते हैं। प्लीज अब सब लोग ध्यान से देखें, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। अब हमारे पास लैम्डा की रेंज है, दिस इज द रेंज ऑफ लैम्डा, तो हम बोल सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय न्यू। तो लैम्डा ऑफ वायलेट इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू ऑफ वायलेट। तो लैम्डा ऑफ वायलेट ये आपके पास है। तो अब आपको न्यू निकालना है, ठीक है, एक सेकेंड। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हो, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा से आप लिख सकते हो न्यू ऑफ लैम्डा, सॉरी न्यू ऑफ वायलेट इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा ऑफ वायलेट। तो न्यू ऑफ वायलेट इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये कल वैल्यू बताई थी मैंने, अपॉन। अब 400 नैनोमीटर को आप लिख सकते हो 400 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, क्योंकि 1 नैनोमीटर, ये मैंने पहले सिखाया था आपको, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, क्या सिखाया था, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, तो अब अपॉन लैम्डा कितना है, 400 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। यहां से न्यू ऑफ वायलेट इज इक्वल टू 3/4 इंटू 10⁻, यदि आप इसको ले जाओगे तो ये हो जाएगा 9 में से 2 जाएंगे 7 और 8 और 7 15, तो ये हो जाएगा फाइनली न्यू ऑफ वायलेट इज इक्वल टू 7.5 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। क्या इसी को बोल सकते हैं, न्यू ऑफ वायलेट इज इक्वल टू 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। क्या ये बात समझ में आई, वायलेट के लिए आपको समझ में आ गया? यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ओके ओके ओके। एक और बात, सभी लोग जो आंसर कर रहे हैं ना, ये अच्छा सजेशन आया है। आप जितने लोग भी आंसर कर रहे हैं वो आंसर्स प्राइवेटली मैसेज में करें मुझे, एवरीवन पे मत करें, ताकि लोगों को आंसर जो आ रहा है वो लोगों को दिखे नहीं आंसर। आप लोग मुझे प्राइवेटली आंसर कर दें, ठीक है? प्राइवेट करके एक मैसेज आता होगा, दो तरह से, प्राइवेटली या टू एवरीवन। प्राइवेटली में आंसर कर देना, ठीक है? गुड अनूप, सही। देखते हैं हम, रुको सही है कि नहीं, देखते हैं। अब नेक्स्ट, यहाँ पे अब आप बोलोगे न्यू ऑफ रेड इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा ऑफ रेड। यदि मैं ऐसा कहूं तो अब आप सेम वैल्यू इस पे रखिए, न्यू ऑफ रेड इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये न्यूमेरिकल इतना सा तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं, 750 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। तो यहाँ से आपको न्यू ऑफ रेड कितना निकल के आएगा, इट कम्स आउट टू बी 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ये आप सॉल्व कर लेना, ये निकल के आएगा 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, ये निकल के आएगा। तो यहाँ से हमको रेंज क्या पता चल गई, 4 आ रहा है कि 7 आ रहा है, एक बार चेक करो, या तो अपन सॉल्व ही कर लेते हैं, एक सेकेंड लगेगा। ओके, यस 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 यस, एक मिनट, यस, ओके, और कोई? यस, तो 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज इज द करेक्ट आंसर। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, देखो, आपने वेवलेंथ, आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो यदि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, मतलब जिसका वेवलेंथ ज्यादा या जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका वेवलेंथ कम, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका वेवलेंथ कम। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि हम लिखेंगे, रेंज लिखेंगे 4 इंटू 10⁻14 फॉर रेड टू
7.5 इंटू 10⁻14 फॉर वायलेट। देखो मैंने रेंज को पलट दिया, पहले मैं वायलेट टू रेड बोल रहा था क्योंकि वायलेट की वेवलेंथ कम होगी, रेड की ज्यादा होगी, पर वायलेट की फ्रीक्वेंसी जो होगी वो ज्यादा होगी और रेड की फ्रीक्वेंसी कम होगी, इसलिए मैंने ये आंसर लिखा है। कितने लोगों को क्लियर है? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? किसी को कोई डाउट है? समझ में आया क्या कह रहा हूं? यस, ओके। और एक क्वेश्चन करते हैं। लेट अस स्टार्ट वन मोर क्वेश्चन। गौर कुमार, देयर इज सम प्रॉब्लम विद वीडियो, आई डोंट नो, को मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ। आई हैव नॉट स्टॉप्ड इट बट आई एम जस्ट, आप जब तक, क्योंकि आपको बोर्ड पे तो सब कुछ दिख ही रहा है, मैं कुछ उसको फिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ, डोंट वरी। ओके, चलिए ये जल्दी से नोट करिए। ओके ओके ओके, डन। चलो और एक दो क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपको मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन और करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग लैम्डा इक्वल टू 5800 आर्मस्ट्रॉन्ग। मतलब आपको वेवलेंथ दी है, एक सेकेंड, वेवलेंथ दी है और आपको निकालना है 5800 आर्मस्ट्रॉन्ग वेवलेंथ दिए, और आपको वेव नंबर निकालना, फ्रीक्वेंसी निकालना। करिए स्टार्ट। ओके, फाइनल आंसर बताओ, फाइनल आंसर बताओ। येलो रेडिएशन, अनूप येलो रेडिएशन लिखा है, एक येलो रेडिएशन है, उसकी वेवलेंथ दी है, तो आपको उसका वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी बताना है। एक येलो रेडिएशन की वेवलेंथ दी है, उसका उसका आपको फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर बताना है। आर्मस्ट्रॉन्ग सिंबल आफ्टर 58, ये लास्ट क्लास में बताया था ना आर्मस्ट्रॉन्ग क्या होता है। अरे 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर्स, ये बताया था मैंने लास्ट क्लास में आपको। वन आर्मस्ट्रॉन्ग इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर्स, ये बताया था। गुड। और कोई भी व्यक्ति कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना करे, मैं स्ट्रिक्टली मना कर रहा हूं। आप अपनी भले देर लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेटर यूज करके आप अपनी आदत बिगाड़ लोगे। बहुत सारे बच्चे कैलकुलेटर यूज करते हैं, कैलकुलेटर अभी आपको यूज करने का समय नहीं है। डोंट यूज कैलकुलेटर्स फॉर कैलकुलेशन राइट नाउ। नाउ ओके माधव, इसको फाइनल सॉल्व करके बताओ, फाइनल सॉल्व करके। यस सुमन, योर आंसर इज करेक्ट। टेल मी द फाइनल आंसर एंड टेल मी प्राइवेटली। धीरे से बताओ, कोई सुन नहीं ले। ओके 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 ओके, कुछ पावर में प्रॉब्लम आया है निहार, आपके प्रॉब्लम। प्रेरणा, आपने जो 1.7 10⁻6 दिया है, आपका आंसर बिल्कुल सही है प्रेरणा। जिगीशा, आंसर सही है। सुधांशु, यस करेक्ट। अनुश्री, योर आंसर इज आल्सो करेक्ट। कुणाल, योर आंसर इज आल्सो करेक्ट। माधव, उसमें कुछ क्या पावर आ रही है वो बताओ बेटा। हाँ माधव, पावर बताना पड़ेगा। शुभांकर, करेक्ट करेक्ट। नहीं शुभांकर, आपने गलत दिया है जवाब, उसकी पावर गलत दी है। अयोध्या, श्रेया, सही आंसर है। साक्षी, कुछ गलती है बेटा। साक्षी देखो एक बार, देयर इज समथिंग रॉन्ग, चेक इट। यस प्लीज चेक इट। मैं अब क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, 1 मिनट से ज्यादा और नहीं दूंगा।
बहुत टाइम दे दिया मैंने, इतना टाइम मिलता नहीं है। ओके, तो स्टार्ट, देखते हैं। चलिए, अब हम जानते हैं वेव नंबर वी बार इज इक्वल टू होता है 1/λ। क्या होता है? 1/λ। और आप सभी जानते हैं कि 1/λ मतलब 1/5800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो यहाँ से वी बार जो आ गया वो आ गया 10⁻10 अपॉन 5800 मीटर इनवर्स। तो ये 2 जीरो गए तो 10⁸ हो गया। तो आप इससे खुल सकते हैं 100/58 इंटू 10⁶ मीटर इनवर्स। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा अप्रोक्सीमेटली 1.7 ना, सॉरी 1 पॉइंट नहीं, सॉरी, हाँ मतलब 1 पॉइंट समथिंग आएगा। एक बार चेक करो, 1.6 आना, 1.7 इंटू 10⁶ मीटर इनवर्स। बिल्कुल सही, यस, करेक्ट। ओके बेटा, अनूप वेवलेंथ नहीं, वेव नंबर। यस माधव। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। अब हमको निकालना है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होती है C/λ। तो C है 3 इंटू 10⁸ अपॉन 5800 इंटू 10⁻⁻10, जिसको हम लिख सकते हैं, यदि इसको यहाँ से कैंसिल भी करें तो ये जाएगा 6, और ये ऊपर जाएगा तो जाएगा 16। तो हम इससे 2 और 300/58 इंटू 10⁻14 अप्रोक्सीमेटली आएगा 5.1 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स, या इसे हर्ट्ज कहते हैं। इज इट क्लियर? एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, नोट इट फास्ट। सुमन, आपने क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ है? नहीं, जेई में तो नहीं है, जेई में कोई कैलकुलेटर अलाउ नहीं। आईआईटी जेई जिसकी तैयारी आप कर रहे हो उसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। डन, गुड गुड गुड। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? बढ़े आगे। माधव, आपने कहा वी कैन राइट इन दिस वे 0.0। हाँ हाँ लिख सकते हैं ऐसा, पर साइंटिफिक नोटेशन में लिखो। एक चीज होती है साइंटिफिक नोटेशन, वो मैं मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में सिखाऊंगा। मतलब ऐसा करते हैं कि पॉइंट के लेफ्ट में एक ही डिजिट होती है माधव, ऐसा रिप्रेजेंटेशन करो कि पॉइंट के लेफ्ट में एक ही डिजिट हो, उसको साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। आपका आंसर गलत नहीं है, पर मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। यस, ओके। नाउ, तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो अभी तक का जो मैंने बताया उसमें किसी को कोई किसी प्रकार का डाउट तो नहीं? एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट टू एनीवन? हमने डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन कर लिया था ना लास्ट क्लास में। डुअल नेचर, यस, ओके ओके। अच्छा, डुअल नेचर किया था कि नहीं किया था? डुअल नेचर ऑफ लाइट, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन नहीं किया था। तो डुअल नेचर पहले एक बार पार्टिकल नेचर पढ़ लें, उसके बाद डुअल नेचर करेंगे, पर पार्टिकल नेचर कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं सोच रहा हूँ, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर दें। लिखो,
वन मोर क्वेश्चन। सुब्रांशु, आपने कहा वैल्यूज ऑफ आर्मस्ट्रॉन्ग फॉर डिफरेंट कलर्स रिपीट। आर्मस्ट्रॉन्ग की वैल्यू कुछ नहीं होती, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10 to the power minus 10 मीटर। रिपीट फॉर व्हाट शैल आई रिपीट? आर्मस्ट्रॉन्ग की वैल्यू थोड़ी चेंज होती है, आर्मस्ट्रॉन्ग तो एक यूनिट जैसा हो गया। वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन और करके बताओ। चलो, आपको गिवन है लैम्डा इक्वल टू 600 नैनोमीटर, तो मुझे बताओ इस केस में फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वेव नंबर क्या होगा, और हाँ बस इतने करके बताओ। गौर कुमार, आप थे नहीं क्या लास्ट क्लास में? आप थे नहीं शायद लास्ट क्लास में। मैंने बताया था कि वेवलेंथ मेजर करने के कई यूनिट होते हैं, उसमें से एक होता है आर्मस्ट्रॉन्ग। सर व्हाई यू हैव रिटन, वही तो बताओ, 10 to the power minus 10। आप लास्ट क्लास में नहीं थे तो आपको कैसे पता चलेगा? देखो, आप लोग क्लास मिस मत करिए, और आपकी क्लास छूटी है तो आपको पहले वो वाली क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। केमिस्ट्री ये कोई आपकी 5वीं 6वीं क्लास नहीं है कि पिछली क्लास का नहीं पढ़ा तो भी इस क्लास में समझ में आएगा। एवरीथिंग इज रिलेटेड। This is unit 1 Armstrong equal to 10 to the power minus 10 meter. It is a unit of measurement. जैसे 1 nanometer is equal to 10 to the power minus 9 meter. 1 picometer is equal to 10 to the power minus, ये मैंने बताया था। ठीक है, आप लास्ट क्लास को देखें बेटा। गौर कुमार, ओके, यस यस, करेक्ट करेक्ट, कई लोगों ने सही सही जवाब दे दिए हैं। फिर भी मैं सबके सॉल्व करने का वेट कर रहा हूँ, बाकी लोग कुछ लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। प्लीज सॉल्व इट। यस यस, गुड गुड आदित्य, गुड फारूक, ओके ओके। तो मैं बताने जा रहा हूँ, गुड, आप सभी का, बहुत सारे लोगों का आंसर सही है, बहुत सारे लोगों का आंसर सही है। देखते हैं, अब हम जानते हैं न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। तो न्यू इज इक्वल टू मतलब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी है 3 इंटू 10 टू दावर 8 मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा है 600 नैनोमीटर का मतलब होता है 600 इंटू 10 टू दावर माइनस 9 मीटर। तो यहां से आपको पता चल गया, इसको आप लिख सकते हो 3/6 इंटू 10 टू दावर 9 और 8 17, और या इसको ये कम हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा मान लो 6, तो 15 हो जाएगा। इट इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू, इसका आंसर आता है अप्रोक्सीमेटली 3/6 इज 0.5, ठीक है। तो 1/2 मतलब 0.5, या इसको 5 इंटू 10 टू दावर 14 हर्ट्ज। दिस इज द फर्स्ट आंसर, 5 इंटू 10 टू दावर 14 हर्ट्ज, ठीक है, ये फर्स्ट आंसर है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट हमको निकालना है वेव नंबर। जस्ट 1 सेकेंड, आपने बोला है ओके ओके ओके, करेक्ट करेक्ट निहार, यस करुणा, ओके ओके, ओके मोहित, आप बोलो वी बार में इनवर्स वाई। ये मैंने मोहित मैंने क्लास में बताया था, वी बार जो होता है, मैं फिर से बता देता हूँ। वी बार जो होता है इट इज 1 अपॉन लैम्डा। वी बार इज, इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, इट इज एक्चुअली वेव नंबर। वेव नंबर मतलब मान लो एक यूनिट लेंथ में, ये 1 मीटर है, 1 मीटर के अंदर कितने लैम्डा समा गए, तो ये 1 2 ये 3, मान लो 3 लैम्डा है इसके अंदर, तो अपन क्या बोलेंगे 1 2 3, 1 मीटर के अंदर 3 लैम्डा आ गए। तो आपको 1 को किससे डिवाइड करना है, उतने लैम्डा डिस्टेंस से, इसीलिए इसका फॉर्मूला है 1 अपॉन लैम्डा। तो वी बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। तो 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू हमारे पास है 600 नैनोमीटर, 600 10 पावर माइनस 9 मीटर। वी बार इज इक्वल टू 10 टू दावर 9 अपॉन 600, हम ऐसा करेंगे तो ये हो गया 7, बाद में आप इसको लिखोगे तो 10/6
इंटू 10 टू द पावर, आप इसको लिख सकते हो 6, विच इज अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट, इसको यदि सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.66 ऐसे कुछ आएगा, इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर इनवर्स। नाउ चेक द आंसर्स। यस करेक्ट, शुभ्रांशु, जतिन, अनुश्री करेक्ट है। एक बार और, तो मैंने ये क्वेश्चंस कराए, इस पर बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस आपको अभी कराए, सिंपल सिंपल इस टाइप के क्वेश्चंस भी जेई मेंस में आ जाते हैं, बहुत सिंपल है क्वेश्चंस पर ऐसे भी आ जाते हैं, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आल्सो यू कैन एक्सपेक्ट इन एग्जाम। यस मैडम, कैन वी से मीटर इनवर्स एज, आपने क्या लिखा है, डायामीटर डायोप्ट्रे? No, there is nothing to write like this. No. और कुछ? चलिए, तो ये हमने क्वेश्चंस किए। अब आज हम पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। उसके पहले मैं आपको ब्लैक बॉडी समझाता हूँ, तो एक सेकंड के लिए मैं इसको जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, जस्ट वेट। तो हम लोगों को आज पढ़ना है, एक मिनट रुकिएगा, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, एक सेकंड। ब्लैक बॉडी भी नहीं पढ़ी। अच्छा, अभी जो क्वेश्चंस करे उनको एक बार और देख लो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम किसी भी टाइप की, एनी टाइप ऑफ डाउट टू एनीवन, जस्ट चेक इट, किसी को भी। अंशु, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर लिया है क्या? ब्लैक बॉडी मैंने बता दिया था, ब्लैक बॉडी कहाँ बताया? अभी नहीं बताया, बता दिया था। अच्छा, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट हो गया था पिछले क्लास में, क्या बताया था? हाँ वही बोल रहा हूँ। तो ब्लैक बॉडी से हमको स्टार्ट, यस यहाँ नहीं कराया है, मैं ब्लैक बॉडी से स्टार्ट करता हूँ। और पार्टिकल नेचर, अभी हमने लाइट का वेव नेचर पढ़ा। अब वेव नेचर का अर्थ होता है कि आप किसी लाइट का वेव एस्पेक्ट पढ़ रहे हो, क्योंकि लाइट के डबल नेचर, डुअल नेचर होते हैं, वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है, ठीक है। तो हम अभी लाइट का डुअल नेचर पढ़ रहे हैं, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल। तो कल हमने वेव नेचर पढ़ा, आज हम पार्टिकल नेचर पढ़ेंगे इसका, ठीक है। पार्टिकल नेचर पढ़ने से पहले एक छोटी सी डेफिनेशन है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड। तो अब आपको स्क्रीन विजिबल होगी, तो यस ना, नेक्स्ट आप मुझे बताओ, ब्लैक, जो लोग पढ़ चुके हैं उनसे मैं पूछ नहीं रहा हूँ, ठीक है। आपने ब्लैक होल्स के बारे में पढ़ा होगा, उसको ज्यादा हमको यहाँ पे, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, हमको क्वांटम फिजिक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स में नहीं जाना। आई विल जस्ट टेल द डेफिनेशन एंड वी विल मूव अहेड। व्हाट इज अ ब्लैक बॉडी? ब्लैक बॉडी आखिर है क्या? तो ब्लैक बॉडी इज एन आइडियल बॉडी which is either 100% absorber और 100% emitter of the radiation। ब्लैक बॉडी एक ऐसी आइडियल बॉडी है जो या तो रेडिएशंस को 100% एब्जॉर्ब कर लेती है या रेडिएशन को 100% इमिट करती है। इट इज आइदर 100% एब्जॉर्बर और 100% इमिटर ऑफ द रेडिएशन, ठीक है। या तो ये 100% एब्जॉर्बर है या 100% इमिटर है रेडिएशन। क्या ये बात समझ में आई? दिस इज कॉल्ड एज ब्लैक बॉडी, ओके। Now, it is an ideal body which is either 100% absorber or 100% emitter of the radiation. Any problem? Any doubt? अभी हमको, हाँ ब्लैक होल में भी ये सब है, पर ब्लैक होल में हमको ज्यादा जाना नहीं। आप लोगों को सिर्फ अभी ब्लैक बॉडी क्या होती है ये कहीं आ जाए तो ये बता सकते हो, इससे ज्यादा हमको इसमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं, ठीक है। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड।
लेट अस गो इनटू द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, क्योंकि ये ब्लैक बॉडी की थ्योरी से पता चला था। इनिशियली ये माना जाता था कि लाइट का सिर्फ वेव नेचर होता है, पर ब्लैक बॉडी के बारे में पता चला, तब ब्लैक बॉडी के बारे में पता चला, तब हमने जैसे ही ब्लैक बॉडी के बारे में पता, तब पार्टिकल नेचर की डिस्कवरी हुई, एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट वाज डिस्कवर्ड बाय मैक्स प्लैंक। ठीक है, तो दिस इज द थ्योरी ऑफ मैक्स प्लैंक व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इसको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहते हैं, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, ये एक्सप्लेन करती है पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी व्हिच वाज गिवन बाय मैक्स प्लैंक, जो मैक्स प्लैंक ने दिया। पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन व्हिच वाज गिवन बाय मैक्स प्लैंक। ओके, क्या कहा था इन्होंने वो हम चेक करते हैं। हाँ, अभी नोट करना है, अभी रुको, मैं आपको समय दूंगा नोट करने का, पहले सुनो फिर नोट करना, सुन लो पहले फिर नोट करना, मैं नोट करने का वक्त दूंगा। अब बहुत ध्यान से सभी लोग सुनेंगे, बिल्कुल भी अब इसमें डिस्टरबेंस नहीं चाहिए मुझे, और बिल्कुल सब लोग कॉन्सेंट्रेट होकर सुनेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एग्जाम में आता है और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है, इसलिए सब लोग इसको बहुत ध्यान से सुने। ठीक है, क्या कहता है पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? ये कहता है कि लाइट इज इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड नॉट कंटिन्यूअसली but discontinuously in the form of small packets of energy called as quanta, या quantum. ठीक है, in case of light it is called as photon. इसने कहा कि लाइट का इमिशन कंटिन्यूअस नहीं होता, लाइट का इमिशन कंटिन्यूअस नहीं होता, लाइट का इमिशन डिसकंटिन्यूअस होता है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ये कह रहा है, मान लो लाइट कहीं पे, कोई बॉडी पर लाइट एब्जॉर्ब हो रही हो या कोई बॉडी से लाइट इमिट हो रही हो, किसी भी बॉडी पर लाइट एब्जॉर्ब हो रही हो या उस बॉडी से लाइट इमिट हो रही हो, तो हमेशा एक एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में डिस्क्रीट तरीके से होगा। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग तरीके से होगा, छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में, कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो लाइट इज इमिटेड और एब्जॉर्ब नॉट कंटिन्यूअसली बट डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड एज क्वांटा और क्वांटम। और इन्हीं क्वांटम का नाम लाइट के केस में होता है फोटोन। वी कॉल इट फोटोन इन केस ऑफ लाइट, वी कॉल इट फोटोन इन केस ऑफ लाइट। क्या ये बात समझ में आ गई? नाउ प्लीज आप लोग क्लास पे ध्यान दें, अंशु, साक्षी, बाकी सभी लोग क्लास पे ध्यान दें और अपना अपना काम करें। ठीक है अंशु? ओके, नाउ लाइट इज इमिटेड, मैं फिर से समझा रहा हूं, लाइट इज इमिटेड और एब्जॉर्ब नॉट कंटिन्यूअसली बट डिसकंटिन्यूअसली। मतलब लाइट का या तो इमिशन होता है या एब्जॉर्प्शन होता है, पर ये कंटिन्यूअस नहीं होता, ये डिसकंटिन्यूअस मैनर में होता है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड एज क्वांटा। छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में होता है जिनको क्वांटा या क्वांटम बोलते हैं। ठीक है, मतलब इसके प्लूरल फॉर्म में इसको क्वांटम बोलते हैं। और लाइट के केस में इसका नाम, इसी क्वांटम का नाम फोटोन हो जाता है। फोटोन इज एक्चुअली द क्वांटम ऑफ लाइट। ठीक है, तो हम फोटोन शब्द जो बोलेंगे वो हम लाइट के क्वांटम को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। ठीक है, अब पहली बात सबको क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी? एनी प्रॉब्लम इन पॉइंट नंबर 1? इज इट क्लियर? ओके, चलिए अब पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है कि यस सोनिक, यस, ओके श्रेया, ओके शिवानी। शिवानी आप क्या कर रहे हैं, रिपीट करें? हाँ, शुभ्रांशु, क्वांटम एक पैकेट जैसा मान सकते हो। यस, सुनिए मैं फिर से कह रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं इस बात को। ये कहते हैं लाइट इज इमिटेड और एब्जॉर्ब, लाइट का इमिशन या एब्जॉर्प्शन जो होगा वो कंटिन्यूअस नहीं होगा, वो डिसकंटिन्यूअस होगा इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड एज क्वांटा। स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड एज क्वांटा या क्वांटम, छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में होगा। और लाइट के केस में उन एनर्जी पैकेट्स को हम क्वांटम फोटोन बोलते हैं, उन क्वांटम्स को हम फोटोन बोलते हैं।
ठीक है, अब क्लियर है? हाँ जी, आपने कहा सेम सोर्स ऑफ लाइट कैन हैव बोथ नेचर, यस सेम लाइट विल हैव बोथ नेचर, यस यस। ओके, आगे बढ़ूं मैं, सेकंड पॉइंट पे आता हूं, अभी नोट मत करना, मैं नोट करने का वक्त आपको दूंगा। सेकंड पॉइंट कह रहा है एनर्जी एसोसिएटेड विद क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ, ये प्रैक्टिकली पता चला कि एक फोटोन की एनर्जी या एक क्वांटम की एनर्जी ऑफ वन क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फ्रीक्वेंसी। एनर्जी ऑफ वन क्वांटा या एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अब प्लैंक ने जब कैलकुलेशन की और ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया तो एक कांस्टेंट आया, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू, ये जो कांस्टेंट आया ये आया एच न्यू। तो एक नया फॉर्मूला निकल के आया, E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू एच न्यू। एंड या फिर हम इसको न्यू को C बाय लैम्डा लिख सकते हैं, तो यहां से फॉर्मूला आ गया E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, E is equal to hc by lambda। और h क्या है? h is called as Planck's constant। h को Planck's constant कहते हैं। इन जनरल h की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है Planck's constant की। तो अभी आपको दो फॉर्मूले कौन कौन से याद रखने हैं, एक E is equal to h न्यू और एक E is equal to hc by lambda। और यहाँ पे जो E है वो एक फोटोन की या एक क्वांटम की, वन फोटोन और वन क्वांटम की एनर्जी है। क्या फॉर्मूला याद हो गया? E इज इक्वल टू एच न्यू या E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। कहाँ से आया? ये एक्सपेरिमेंट से निकाला था कि जो एनर्जी एसोसिएटेड हो रही हर क्वांटा के साथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम इन पॉइंट नंबर 2? साक्षी आपने कहा अगर लाइट एमिशन डिसकंटिन्यूअस है तो हमें लाइट रे कैसे दिखती है, क्योंकि हम उस डिसकंटिन्यूअस चीज को देख नहीं सकते नेकेड आईज से। ठीक है, यस अंशु करेक्ट। मोहित जूल में कन्वर्ट कर, जूल इनटू मीट, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो जिसमें चाहे। श्रेया नहीं समझ में आया? ओके, स्क्रीन आपको, आप उसमें देखो, स्क्रीन मेरी तरफ से तो विजिबल है। ठीक है, मैं फिर से समझाता हूँ, रुक जाइए, इसको व्हाइट बोर्ड पे समझा देता हूँ, एक सेकेंड, जस्ट वेट। एक मिनट, क्या कह रहे हो? ओके विजिबल। देखो, पॉइंट नंबर 2 फ्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का कहता है कि एनर्जी ऑफ वन फोटोन या वन क्वांटम, एक क्वांटम या एक जो एक पैकेट आपने बात की है, उस एक पैकेट या एक क्वांटम की जो एनर्जी होगी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसीलिए एनर्जी ऑफ वन फोटोन जो हम कह रहे हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। अब हम बोल सकते हैं इज प्रोपोर्शनल टू न्यू, न्यू माने फ्रीक्वेंसी। अब आप जानते हैं जब जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है, या आपने 10वीं में पढ़ा है, जब जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है तब तब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है, और यहाँ पे उस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का नाम है h। तो इस यहाँ इक्वल टू लगाएंगे तो कांस्टेंट आता है h न्यू। अब आप जानते हैं न्यू इज इक्वल टू क्या होता है? c बाय लैम्डा। तो यहां से आपको E क्या आ गया? एच सी बाय लैम्डा। E की दो डेफिनेशन आ गई, E इज इक्वल टू एच न्यू और E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। दो चीजें समझ में आ गई, E इज इक्वल टू एच न्यू एंड E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। क्या ये बात अब क्लियर है? इज इट क्लियर नाउ? यस, जिनको डाउट था उनको क्लियर हो गया? शिवानी, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? h की वैल्यू बताई ना, h को बोलते हैं, मैं फिर से बोलता हूँ, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। h का नाम है प्लैंक्स कांस्टेंट, और इस प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है
6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, ये वैल्यू है इसकी। चलिए अब मैं वापस उस पर आता हूँ। तो यदि आप ध्यान करो, मैं फिर से यहाँ बता रहा हूँ आपको, अभी अभी मैंने आपको बताया था जस्ट थोड़ी देर पहले कि E is energy of one photon is directly proportional to frequency of the radiation. So therefore E equal to ये constant h nu, तो यहाँ से आ गया E is equal to hc by lambda, और यहाँ से आपको h की वैल्यू मैं बता चुका हूँ 6.626 इंटू 10⁻34। अब आप ये दोनों पॉइंट नोट करो, तीसरा पॉइंट नोट मत करना, तीसरा पॉइंट मैं समझाऊंगा इसके बाद, पहले ये दोनों पॉइंट नोट करो। नोट बोथ द पॉइंट्स, दोनों पॉइंट्स लिख चुके हैं अब आप लोग, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, अब तीसरा पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, थर्ड पॉइंट को क्लियर कर रहा हूं। अब मैं थर्ड पॉइंट समझा रहा हूं। अब बॉडी एब्जॉर्ब्स और इमिट्स एनर्जी। आप जानते हैं यदि लाइट का इमिशन होना है या एब्जॉर्प्शन होना है, मतलब मैं कहूं लाइट का ट्रांसमिशन होना है, या तो इमिशन या एब्जॉर्प्शन, इट इज ऑलवेज इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एनर्जी ऑफ वन क्वांटा, और इसी को कहते हैं क्वांटाइजेशन, इसी को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। आप सभी जानते हैं, कल परसों हमने पढ़ा था Q इज इक्वल टू NE, याद है आपको? Q इज इक्वल टू NE में पढ़ा किसी बॉडी पे चार्ज E हो सकता है, 2E हो सकता है, 3E हो सकता है, 4E हो सकता है, मतलब E के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। इसी टाइप से एनर्जी ऑफ एनी बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एनर्जी ऑफ वन फोटोन, क्योंकि आप फोटोन के फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर कर, मान लो आपने एक पैकेट एनर्जी ट्रांसफर की तो h न्यू हो जाएगी, मान लो आपने 2 पैकेट एनर्जी ट्रांसफर की तो 2h न्यू हो जाएगी, मान लो आपने 3 पैकेट एनर्जी ट्रांसफर की तो 3h न्यू हो जाएगी। क्या 4.7h न्यू हो सकती है? नहीं। क्या 9.3h न्यू हो सकती है? नहीं। मतलब एनर्जी ऑफ वन फोटोन के इंटीग्रल मल्टीपल होगी। एनर्जी ऑफ एनी बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एनर्जी ऑफ वन फोटोन और n इंटू h न्यू। तो अपन बोल सकते हैं E ऑफ एनी बॉडी इज इक्वल टू NH न्यू, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n, या एनर्जी ऑफ एनी बॉडी इज इक्वल टू n इंटू hc बाय लैम्डा, ठीक है। और जो पहले वाला E इज इक्वल टू h न्यू था वो एक फोटोन की एनर्जी था, एक फोटोन या एक क्वांटम की एनर्जी था, यहाँ बॉडी की एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है। डेसिमल में नहीं हो सकता है क्योंकि वो एक पैकेट टूट नहीं सकते ना, कल परसों मैंने बताया था ना आपको। मान लो अभी लॉकडाउन के दौरान आपको कोई शुगर लेने जाना है किसी दुकान पे, और उसके पास मान लो 2 किलो के पैकेट है, 2-2 किलो के शुगर के पैकेट है, 2 kg ईच, तो आप कितनी शुगर खरीद सकते हैं? या तो आप 2 किलो ले सकते हो, या 4 किलो ले सकते हो, या 6 किलो ले सकते हो, 8 किलो ले सकते हो। क्या आप 7.5 किलो ले सकते हो? नहीं ले सकते, क्योंकि पैकेट तोड़ नहीं सकते। क्या याद आ गया आपको? जल्दी से थर्ड पॉइंट भी नोट कर लो, थर्ड पॉइंट और उसके बाद वाला नोट कर लो। यस जतिन, नोट कर लीजिए थर्ड पॉइंट वाला। अ बॉडी एब्जॉर्ब्स और इमिट्स एनर्जी इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एनर्जी ऑफ वन क्वांटा, एक क्वांटा की एनर्जी के इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। प्लीज नोट इट। यस, डन डन डन, ओके ग्रेट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट, ये हमने सारे पॉइंट्स देखे। अब डुअल नेचर कैसे देखेंगे? मैंने आपको लाइट का पार्टिकल नेचर बताया अभी अभी, और कल लाइट का वेव नेचर बताया था। तो लाइट का डुअल नेचर होता है, लाइट कैन बिहेव बोथ एज वेव एज वेल एज पार्टिकल, वेव और पार्टिकल दोनों नेचर की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन जो था
वो एक्सप्लेनेशन आइंस्टीन ने भी दिया था। तो आइंस्टीन का एक्सप्लेनेशन हम शॉर्ट में देखते हैं। उसने कहा कि E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, और E जो होता है वो एच सी बाय लैम्डा, सॉरी ये तो एच सी बाय लैम्डा, और ये तो सेम बात है, एक सेकंड, E इज इक्वल टू एच न्यू है, E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, एक ही बात है। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर भी होता है। तो ये दोनों इक्वेशन को यदि मैं इक्वेट कर दूं, फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड, तो ये हो जाएगा एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एच न्यू को मैं लिख सकता हूँ एच इंटू सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। सी से सी कैंसिल, यहां से दो बातें पता चली, एक तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू सी, या एम इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा इंटू सी। तो ये दो बातें पता चली। तो डुअल नेचर की एक, ये आगे चल के डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस आएगा, आगे चल के कुछ दिन बाद एक टॉपिक आएगा डी ब्रॉगली, उसमें भी पढ़ेंगे हम ये सब, पर अभी डी ब्रॉगली में घुसने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम, इज इट ओके? चलिए प्लीज नोट इट, डुअल नेचर को भी नोट करिए फटाफट से, डुअल नेचर ऑफ लाइट को नोट करिए। डन, ओके। नाउ अब हमको एक कॉन्सेप्ट और देखना है, इसको मैं थोड़ा सुधारना चाहता हूँ। इट इज नॉट 1 वोल्ट, इट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है एक एनर्जी की यूनिट है, क्या होती देखो, इट इज द एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। यदि हम इलेक्ट्रॉन ई में 1 वोल्ट वोल्टेज लगा दें, आप तो थोड़ा नॉर्मल भाषा में समझो, इलेक्ट्रॉन ई में 1 वोल्ट वोल्टेज लगा दे, तो उसकी जो एनर्जी हो जाती है उसको बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बोलते हैं उस एनर्जी को? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि ई चार्ज पर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दे दे तो उस एनर्जी को 1 eV बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू यहाँ रखने के बाद फाइनल आंसर आपको याद रखना है कि 1 eV इज इक्वल टू 1.6 into 10 to the power minus 19 joules. Please remember this expression. 1 eV is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 joules. इसको आपको याद रखना है, ठीक है? Remember this. Okay? Any problem? मैं फिर से बताता हूँ शुभ्रांशु, मैं फिर से बताता हूँ। मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहाँ से आया वो मैंने आपको बताया। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब एक चार्ज है E, उस चार्ज E को आपने V पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया या V पोटेंशियल लगा दिया। कल ही हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम होती है Q इंटू वी, फोर्थ पॉइंट पढ़ा था। तो आप Q इंटू वी करोगे तो यहाँ पे आप क्या करोगे? Q इंटू वी मतलब यहाँ E इंटू वी करोगे, उसी को कहते हैं 1 eV। और 1 eV इज इक्वल टू 1, इसको बाद में पता चला कि इट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स, जो E की वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी 1.6 into 10 to the power minus 19 joules. Okay, any problem now? समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? Any doubt, any problem? किसी को भी कोई दिक्कत तो नहीं है? आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, एक बार रिपीट करते हैं। आज की क्लास में हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने स्टार्ट की थी क्वेश्चन से। क्वेश्चन में हमने देखा कि वेव नेचर के क्वेश्चंस कैसे करते हैं। वेव नेचर के क्वेश्चन में न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा ऐसे कर सकते हैं, या फिर न्यू बार वी बार इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा, वैसे करके हमने ढेर सारे सवाल किए। फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किया पार्टिकल नेचर, उसमें ब्लैक बॉडी पढ़ा। ब्लैक बॉडी क्या होती है? इट इज एन आइडियल बॉडी विच इज 100% एब्जॉर्बर और 100% इमिटर ऑफ द रेडिएशन। फिर हमने पढ़ा पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट वाज गिवन बाय मैक्स प्लैंक। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, उसको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहते हैं। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहती है कि लाइट इज इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इन नॉट कंटिन्यूअसली बट डिसकंटिन्यूअसली in the form of small packets of energy called as quanta या quantum, and in case of light these quantums are called as photon. फिर हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा
कि हर एक क्वांटम की या हर एक फोटोन की एनर्जी उस रेडिएशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो E इज प्रोपोर्शनल टू न्यू, मतलब E इज इक्वल टू H, कांस्टेंट आता है जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, E इज इक्वल टू H न्यू या E इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा। तो हमने H की वैल्यू कितनी देखी, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। फिर मैंने थर्ड पॉइंट बताया कि अ बॉडी कैन इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H न्यू। H न्यू के इंटीग्रल मल्टीपल में वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है या इमिट कर सकता है, इसीलिए एनर्जी ऑफ एनी बॉडी इज इक्वल टू NH न्यू, ये हमने कहा। फिर मैंने आपको बताया डुअल नेचर ऑफ लाइट, जो आइंस्टीन का एक्सप्लेनेशन था। उसने कहा E इज इक्वल टू H न्यू होता है, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर भी होता है। तो इसको इक्वेट कर दो दोनों को, तो C से C कैंसिल होके फाइनल इक्वेशन M इज इक्वल टू H बाय लैम्डा C या लैम्डा इक्वल टू H बाय MC आ जाता है। फिर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन पढ़ी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, वो एनर्जी जिसको आपने एक किसी इलेक्ट्रॉन में यदि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, उसकी एनर्जी जो हो जाएगी सिस्टम की, उसको 1 EV कहा। और 1 EV की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। अब बताइए एनी M और C क्या है, सुब्रांशु आपको बताया था। M इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, M इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, C इज वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है सुब्रांशु, क्या आज की क्लास क्लियर है? एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।